हम्म। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही आम सा दिन है। कोई व्यक्ति अपने 150 साल पुराने पुश्तैनी गांव के घर के बरामदे में आराम से बैठा है। ये बहुत ही शांत सा माहौल। बिल्कुल। और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई अजनबी अंदर आता है और सीधा ये दावा कर देता है कि मतलब जिस जमीन पर ये घर बना है ना, वो जमीन उसकी है। अरे बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। है ना? जाहिर है कि ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान घबरा जाएगा। वो तुरंत अपने कागजात, अपने पुश्तैनी दस्तावेज ढूंढने दौड़ेगा। लेकिन तभी एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने आती है। कि कोई कागज है नहीं। हाँ, उस पुश्तैनी घर का या उस जमीन का कोई सरकारी या लिखित रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। अक्सर जब हम भारत के गांवों के पुराने घरों, हवेलियों या उस जमीन के बारे में बात करते हैं जिसे आबादी की जमीन या आवासीय जमीन कहा जाता है, तो ये धारणा बहुत आम है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरी बैठी हुई भ्रांति है। मतलब लोगों ने मान लिया है कि क्योंकि परदादा वहां रहते थे, फिर दादा रहे और अब वर्तमान पीढ़ी रह रही है, तो बस ये कब्जा ही मालिकाना हक का एकमात्र प्रमाण है। सही बात है। कोई कागज नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं, बस कब्जा है तो जमीन हमारी है। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये धारणा इतनी मजबूत क्यों है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कृषि भूमि या खेतों के लिए तो पूरा प्रशासन और राजस्व विभाग हमेशा से मुस्तैद रहा है। हाँ, क्योंकि वहां से पैसा आता था। बिल्कुल। लेकिन जहां इंसान रहते हैं, उस आबादी क्षेत्र को इतिहास ने बस यूं ही छोड़ दिया हो। लोगों को लगता है कि लगान तो खेतों से आता था, तो अंग्रेजों ने या पुराने राजाओं ने लोगों के घरों को नापने की जहमत क्यों ही उठाई होगी। लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत और गहराई से की गई पड़ताल का मुख्य उद्देश्य इसी सबसे बड़ी भ्रांति को तोड़ना है। आज के हमारे अध्ययन के जो स्रोत है ना, जिनमें पुराने राजस्व नियम, ऐतिहासिक दस्तावेज और आधुनिक कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, वे हमें एक बेहद रोमांचक सफर पर ले जाने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने। ये सफर हमें सीधे 150 साल पुराने ऐतिहासिक भूमि रिकॉर्ड्स की दुनिया में ले जाएगा। हाँ, और हम ये समझेंगे कि 1870 के दशक में ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से आज की आधुनिक स्वामित्व योजना तक आबादी भूमि के मालिकाना हक का ये सफर कैसे तय हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आज जानेंगे वो ये है कि कोई भी आम इंसान अपने पूर्वजों के 10 से 12 पीढ़ी पुराने रिकॉर्ड्स आज भी कैसे खोज सकता है। बिल्कुल। यह विषय इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है क्योंकि आज के समय में जो इलाके 150 साल पहले महज छोटे-छोटे गांव थे, मतलब जैसे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या कानपुर के कई हिस्से, वे आज करोड़ों के रियल एस्टेट में बदल चुके हैं। सही बात है। और वहां जमीन के विवाद आज भी इन्हीं पुराने दस्तावेजों पर टिके हैं। ये सफर असल में एक टाइम मशीन में बैठने जैसा है। टाइम मशीन? वो कैसे? मतलब जहां जमीन का एक टुकड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो पीढ़ियों का इतिहास, उनके झगड़े, उनके समझौते और उनके पूरे वजूद को समेटे हुए है। जब हम इन रिकॉर्ड्स की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि प्रशासन की नजर से कोई भी चीज अछूती नहीं थी। तो चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। जब मैंने इन स्रोतों को पढ़ा और मुझे पता चला कि 1870 के आसपास पूरे भारतवर्ष में, खासकर उत्तर भारत में आबादी के मकानों का एक बहुत ही विस्तृत सर्वे हुआ था, तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बनी। अच्छा, कैसी तस्वीर? मतलब जरा सोचिए, उस दौर में कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई ड्रोन नहीं था, कोई जीपीएस या एरियल फोटोग्राफी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर एक घर, हर एक संकरी गली, हर एक दरवाजे और आंगन को नापा गया। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक काम था। एक तरह से ये तो उस समय का कागज पर बना गूगल अर्थ था, है ना? लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। मतलब अंग्रेजों का मुख्य मकसद तो पैसा कमाना था। बिल्कुल, राजस्व इकट्ठा करना उनका मुख्य लक्ष्य था। तो फिर उन्होंने उन रिहायशी इलाकों और बस्तियों को नापने में इतना समय और संसाधन क्यों बर्बाद किया? मतलब वहां से तो उन्हें कोई सीधा टैक्स या लगान नहीं मिलने वाला था। ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है। देखिए, अंग्रेज सिर्फ कर वसूलने वाले नहीं थे, वो व्यवस्था बनाने में भी यकीन रखते थे। अच्छा, तो इसके पीछे कोई प्रशासनिक रणनीति थी? हाँ, 1870 के इस व्यापक सर्वेक्षण का उद्देश्य सिर्फ खेतों का लगान तय करना नहीं था। उस समय जमींदारी व्यवस्था लागू थी। अंग्रेजों को यह स्पष्ट रूप से जानना था कि कौन सा जमींदार किस क्षेत्र का मालिक है, उसकी जमींदारी की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं और उसके अधीन कौन कौन से लोग रह रहे हैं।
अगर वे आबादी को नहीं नापते तो जमींदारों के बीच सीमा विवाद होते। और अगर विवाद होते तो दंगे फसाद होते, जिससे अंततः उनका राजस्व ही प्रभावित होता। सटीक, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसलिए शांति और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए बस्तियों का पूरा खाका तैयार करना उनकी मजबूरी भी थी और रणनीति भी। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब नियंत्रण के लिए एकदम सटीक जानकारी का होना जरूरी था। बिल्कुल। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके तहत तैयार किए गए दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं। हर जिले के राजस्व अभिलेखागार यानी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू आर्काइव्स में ये रखे हुए हैं। सच में? मतलब आज भी वो कागज मौजूद है? हाँ, बिल्कुल। और कुछ बेहद पुराने और महत्वपूर्ण कागजात तो आज भी कलकत्ता के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद हैं, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करता था। कलकत्ता में इतनी दूर तक इन कागजों का सफर वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है इन रिकॉर्ड्स को रखने का तरीका और उनका नाम। आप बंटवारे के बस्ते की बात कर रही हैं ना? हाँ, राजस्व विभाग की पुरानी भाषा में इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को जिस चीज में सहेज कर रखा गया है, उसे बंटवारे का बस्ता कहा जाता है। बिल्कुल। और उस समय की आधिकारिक, अदालती और प्रशासनिक भाषा उर्दू हुआ करती थी। इसलिए ये सभी मूल रिकॉर्ड उर्दू भाषा में ही तैयार किए गए थे। बंटवारे का बस्ता, नाम ही कितना दिलचस्प और रहस्यमयी है। मतलब ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी पुराने खजाने का राज छिपा हो या फिर पीढ़ियों के झगड़ों का पुलिंदा हो। वो एक तरह से खजाना ही है। और सच में हमारे स्रोत बताते हैं कि तत्कालीन समय के वे छोटे छोटे गांव जो आज विकसित होकर बड़े शहरों के घने मोहल्ले बन चुके हैं, उनके रिकॉर्ड भी इन्हीं बस्तों में भारी भरकम धूल के नीचे आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद है। और जब उस ऐतिहासिक बस्ते को खोला जाता है ना, तो जो जानकारी बाहर आती है वो सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। वो तकनीकी रूप से बहुत ही समृद्ध और वैज्ञानिक है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं 1870 के दशक के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक स्वाभाविक सा संदेह होता है। कैसा संदेह? अगर हम इस कागज के गूगल अर्थ वाले विचार को आगे बढ़ाएं तो बिना किसी आधुनिक लेजर तकनीक के 150 साल पहले की गई मापन प्रक्रिया आखिर कितनी सटीक हो सकती है? ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब अगर कोई नक्शा बना भी दिया तो सिर्फ लकीरें खींच देने से तो ये पता नहीं चल जाएगा कि कौन सा घर किसका है। उस नक्शे को किसी न किसी तरह के रजिस्टर या लेजर से तो जोड़ना ही पड़ा होगा, है ना? बहुत सही तर्क है। और इस सवाल का जवाब उस बंटवारे के बस्ती से निकलने वाले 3 मुख्य दस्तावेजों में छिपा है। अच्छा, 3 दस्तावेज? हाँ, वे महज अंदाजे से काम नहीं कर रहे थे। उनकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रणाली थी जो नक्शे और रजिस्टर दोनों को एक साथ जोड़ती थी। बस्ते में से जो पहला दस्तावेज निकलता है वो है आबादी नक्शा। और ये कोई साधारण रेखाचित्र या रफ स्केच नहीं था। ये बाकायदा एक रंगीन नक्शा होता था। रुकिए, रंगीन नक्शा 1870 में वे उसमें रंग क्यों भर रहे थे? क्योंकि उस समय की जमींदारी व्यवस्था के तहत एक बड़े गांव को अलग अलग मोहाल में बांटा जाता था। मोहाल यानी अलग अलग जमींदारों के अधिकार क्षेत्र। ओहो, मतलब एक ही गांव में कई जमींदार हो सकते थे? बिल्कुल। मान लीजिए एक गांव में 3 जमींदार हैं, तो नक्शे में हर मोहाल को अलग रंग जैसे लाल, पीला, हरा से दर्शाया जाता था, ताकि किसी तरह का कोई भ्रम न रहे कि कौन सा घर किस मोहाल में आता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका था। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस नक्शे में पैमाने यानी स्केल का स्पष्ट उल्लेख होता था। तो ये रंगीन नक्शा तो उस समय का कह सकते हैं सॉफ्टवेयर या यूजर इंटरफेस हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ नक्शे से तो काम नहीं चलेगा। इसके पीछे का डेटाबेस क्या था? उस डेटाबेस का काम करते थे बाकी के 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज। दूसरा दस्तावेज है खसरा आबादी। खसरा, इसका क्या मतलब होता है? खसरा मूल रूप से एक इंडेक्स या रजिस्टर है। इसमें मौजा यानी गांव, तहसील और जिले का नाम दर्ज होता है। यह जमीन के हर एक टुकड़े को एक गाटा नंबर देता है। अच्छा, मतलब हर घर का एक यूनिक नंबर। बिल्कुल। उस गाटा नंबर का उपयोग क्या है, वहां घर की स्थिति क्या है और वहां कब्जा किसका है, यह सब इसमें लिखा होता है। और तीसरा दस्तावेज क्या है? तीसरा है खतौनी आबादी। ये एक तरह का लेजर या खाता है। इसमें भूमि के मालिकों के नाम, उनकी पदवी और संपत्ति का बिल्कुल सटीक विवरण, जैसे उस जमीन की लंबाई और चौड़ाई दर्ज होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही विस्तृत जानकारी है। ये बिल्कुल आज की किसी एक्सेल शीट की तरह है। लेकिन वे इसे नापते कैसे थे?
आज की तरह मीटर या फीट में? नहीं नहीं, उस समय मापन की इकाइयां बिल्कुल अलग और पारंपरिक थीं। ये उस समय का हार्डवेयर था, अगर हम आपकी सॉफ्टवेयर वाली एनालॉजी का इस्तेमाल करें तो। तो वे क्या इस्तेमाल करते थे? वे लट्ठा, जरीब और कड़ी का इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए, एक लट्ठा आमतौर पर बांस का बना होता था और उसकी लंबाई 89 इंच होती थी। 89 इंच, मतलब अगर हम इसे आज के हिसाब से देखें तो ये लगभग 7.5 फीट का एक डंडा होता था। बिल्कुल सही, एक लंबा बांस का डंडा। 7.5 फीट का डंडा। और ये जरीब क्या होती थी? जरीब लोहे की कड़ियों से बनी एक लंबी जंजीर होती थी। इसे जमीन पर बिछाकर नाप लिया जाता था और नक्शे पर जो पैमाना लिखा होता था वो कुछ इस तरह होता था, जैसे 1 इंच बराबर 2 लट्ठा। अच्छा, इस तरह से वो स्केल तय करते थे। हाँ, इस पैमाने के आधार पर वे जमीन की वास्तविक लंबाई चौड़ाई को नापकर उस रंगीन नक्शे पर उकेरते थे। ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है। मतलब जरा सोचिए, 150 साल पहले कुछ लोग 89 इंच का लंबा बांस का लट्ठा और भारी भरकम लोहे की जंजीरें लेकर गांव की टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियों और छोटे छोटे आंगनों को नाप रहे हैं। हाँ, और वो भी बिना किसी बड़े विवाद के। वही तो, बिना किसी को परेशान किए या बिना दंगा भड़काए ये काम करना किसी प्रशासनिक चमत्कार से कम नहीं लगता। ये वाकई एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने इसे पूरे व्यवस्थित ढंग से अंजाम दिया। ये सब इतिहास के नजरिए से तो बहुत अद्भुत है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो असली चुनौती बहुत अलग है। आप उस खजाने को ढूंढने की बात कर रही हैं? हाँ, अगर आज किसी व्यक्ति को अपने पुश्तैनी घर का वो 150 साल पुराना खजाना, वो उर्दू में लिखा बंटवारे का बस्ता ढूंढना हो तो क्या करना होगा? क्या ये काम बस किसी सरकारी वेबसाइट पे जाकर अपना नाम टाइप करके एक पीडीएफ डाउनलोड करने जितना आसान है, या ये किसी सरकारी भूल भुलैया में सालों तक भटकने जैसा है? अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में रखकर देखें ना, तो ये ना तो सिर्फ एक क्लिक का काम है और न ही कोई नामुमकिन भूल भुलैया है। तो फिर ये है क्या? ये आज के डिजिटल युग और 19वीं सदी की कागजी दुनिया का एक दिलचस्प मिला-जुला प्रयास है। इसे निकालने की एक पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया है जो ऑनलाइन शुरू होकर एक पुराने धूल भरे कमरे में खत्म होती है। तो किसी को अगर ये प्रक्रिया शुरू करनी हो तो पहला कदम क्या होगा? शुरुआत डिजिटल तरीके से ही होती है। सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को अपने राज्य के राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल पर जाना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी भूलेख या राजस्थान में अपना खाता, है ना? बिल्कुल। वहां अपने गांव के नाम से सर्च करके आबादी श्रेणी के अंतर्गत अपने घर का गाटा संख्या या नंबरान खोजना होता है। कुछ पोर्टलों पर पुराने रिकॉर्ड देखने के लिए गत या पुराने रिकॉर्ड का एक विकल्प भी मौजूद होता है। मैं यहाँ थोड़ा अंदाजा लगाना चाहूंगी। ऑनलाइन तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि जमीन का आज का नंबर क्या है। हाँ, वो वर्तमान स्थिति दिखाएगा। लेकिन 150 साल पुराना उर्दू का खसरा या वो रंगीन नक्शा तो सर्वर पे स्कैन करके नहीं रखा गया होगा ना? एकदम सही अंदाजा है आपका। 50 से 70 साल तक के कुछ रिकॉर्ड शायद आपको डिजिटल रूप में मिल जाएं, लेकिन उससे पुराने यानी ब्रिटिश काल के बंदोबस्त रिकॉर्ड के लिए ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। इसके लिए तहसील के रिकॉर्ड रूम, जिसे पारंपरिक भाषा में मुहाफिज खाना कहते हैं, अच्छा, वहां जाना होगा। मुहाफिज खाना। हाँ, या फिर सीधे जिला राजस्व अभिलेखागार यानी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू आर्काइव्स का दौरा करना होगा, क्योंकि इतने पुराने और ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षा की दृष्टि से तहसील से हटाकर जिला स्तर पर भेज दिए जाते हैं। और वहां जाके क्या कहना होता है? मतलब कोई सीधा जाके ये तो नहीं कह सकता कि भाई साहब मुझे मेरे परदादा के बंटवारे का बस्ता दे दो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रक्रिया थोड़ी औपचारिक है। वहां जाकर एक A4 कागज पर एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है। अच्छा, एप्लीकेशन देनी होती है। हाँ, जिसे कानूनी भाषा में मुआयना सवाल यानी निरीक्षण हेतु आवेदन कहते हैं। इस पर एक निर्धारित शुल्क की टिकट लगानी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई राज्यों में ये आज भी 4 या 5 रुपए की टिकट होती है। बस 4 रुपए? मतलब 4 रुपए की टिकट और इंसान 150 साल पुराने इतिहास के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। इस आवेदन में गांव, तहसील, जिले का नाम लिखकर स्पष्ट रूप से आबादी के बंटवारे का बस्ता देखने का अनुरोध करना होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या नजर आ रही है। वो क्या? आपने बताया था कि ये सारे के सारे मूल रिकॉर्ड उर्दू भाषा में हैं। आज के समय में जब बहुत ही कम लोग 19वीं सदी की प्रशासनिक उर्दू पढ़ सकते हैं, तो उस बस्ते में से कोई अपने पूर्वजों का नाम या अपने घर का नाम कैसे खोजेगा? सही बात है।
मतलब मैं तो वो बस्ता खोलकर भी कुछ नहीं समझ पाऊंगी, मेरे लिए तो वो बस काले अक्षर होंगे। और ये इस पूरी खोज का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसीलिए जब निरीक्षण की अनुमति मिलती है ना, तो अपने साथ एक उर्दू का जानकार या अधिमानता एक उर्दू अनुवादक ले जाना अनिवार्य होता है। ओहो, मतलब अनुवादक के बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अनुवादक के बिना वो बस्ता किसी भी आम इंसान के लिए सिर्फ कुछ रहस्यमयी कागजों का पुलिंदा भर रहेगा। अनुवादक ये सुनिश्चित करता है कि सही रंग वाले मुहाल और सही खसरा या खतौनी की पहचान की जा सके। हाँ, ये सावधानी तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक और चीज है जो मुझे इन स्रोतों में दिखी। एक शब्द था फसली वर्ष। हाँ, फसली वर्ष। ये फसली वर्ष क्या है? मतलब अगर मुझे 1870 का रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या मैं सीधा 1870 लिखकर नहीं ढूंढ सकती? नहीं, यही तो पेच है। पूरी ब्रिटिश राजस्व प्रणाली जनवरी से दिसंबर वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर पर नहीं चलती थी। अच्छा, तो वे कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते थे? वे फसली वर्ष का पालन करते थे, जो कृषि और फसल कटाई के चक्र पर आधारित होता था। आमतौर पर यह जुलाई से जून तक चलता था, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मुख्य काम लगान वसूलना था, जो पूरी तरह से फसल पर निर्भर था। इसलिए रिकॉर्ड ढूंढने के लिए सही फसली वर्ष का पता होना बहुत जरूरी है, जो हमारे सामान्य कैलेंडर वर्ष से अलग होता है। अनुवादक इसमें भी आपकी मदद करता है। मान लीजिए अनुवादक की मदद से वो सही फसली वर्ष का खसरा या नक्शा मिल गया, तो क्या उससे बस अपने फोन से फोटो खींचकर घर लाया जा सकता है? नहीं, कानूनी रूप से उस फोटो का कोई मोल नहीं होगा। तो फिर क्या करना होता है? जब आपको अपना वांछित दस्तावेज मिल जाए, तो उसकी आधिकारिक प्रमाणित कॉपी, जिसे नकल कहते हैं, उसके लिए आवेदन करना होता है। इसे नकल सवाल फॉर्म भरना कहते हैं। लगभग 50 से 200 रुपए की सरकारी फीस जमा करके उस ऐतिहासिक दस्तावेज की एक मुहरबंद प्रमाणित कॉपी आपको मिल जाती है। और मान लीजिए किसी स्थिति में गाटा नंबर ही ना पता हो, तो क्या करेंगे? उस स्थिति में शजरा नक्शा निकाला जाता है। शजरा? हाँ, शजरा पूरे गांव का एक विस्तृत मास्टर नक्शा होता है, जिसमें खेतों और घरों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। इसकी मदद से भी नंबर खोजा जा सकता है। यहां आकर मुझे सबसे बड़ा संदेह हो रहा है। मैं इसे एक आधुनिक अदालत के नजरिए से देखना चाहती हूँ। पूछिए। मान लीजिए किसी ने भूले एक ऐप खंगाला, जिला अभिलेखागार गया, 4 रुपए की टिकट लगाई, उर्दू अनुवादक को साथ लिया, बस्ते की धूल फाकी और एक 150 साल पुराने उर्दू दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी निकाल ली, जिसमें लट्ठे और जरीब से नाप लिखी है। क्या आज के आधुनिक न्यायालय, आज के जज जो इस सैटेलाइट और डिजिटल युग में बैठे हैं, वे इस रंगीन नक्शे और बांस के लट्ठे से नापे गए कागज को मानते हैं? मतलब करोड़ों की जमीन के फैसले के इस पुराने कागज पर हो सकते हैं? क्या इसका कोई असली कानूनी महत्व है? ये सवाल आधुनिक कानून और इतिहास के टकराव को बहुत खूबी से दर्शाता है, और इसका सीधा स्पष्ट जवाब है हाँ। हाँ, सच में? बिल्कुल। ये दस्तावेज आधुनिक न्यायालयों में पूरी तरह से मान्य हैं और संपत्ति विवादों में बहुत ताकतवर साक्ष्य माने जाते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत ही सख्त कानूनी शर्त है। वो शर्त क्या है? एक जज उर्दू तो बैठ के नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। शर्त यह है कि न्यायालय में पेश करने से पहले इन उर्दू दस्तावेजों का हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्य रूप से किसी ऐसे अनुवादक से कराया गया हो जिसके पास जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम द्वारा जारी किया गया लाइसेंस हो। अच्छा, तो डीएम सर्टिफाइड ट्रांसलेटर चाहिए। हाँ, जब ये डीएम द्वारा प्रमाणित अनुवाद न्यायालय के सामने जाता है, तो ये आबादी भूमि के मालिकाना हक या किसी भी बंटवारे के मुकदमे में सबसे ठोस सबूत यानी ट्रम्प कार्ड साबित होता है। ये जानना उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनके पुश्तैनी जमीन के विवाद चल रहे हैं। मतलब अगर कब्जा छिन भी जाए तो ये 150 साल पुराना कागज उन्हें उनका अधिकार वापस दिला सकता है। यही नहीं, ये सिर्फ जमीन की लंबाई चौड़ाई तक ही सीमित नहीं है। कानूनी रूप से ये दस्तावेज 10 से 12 पीढ़ी पुरानी वंशावली यानी फैमिली ट्री साबित करने का सबसे प्रामाणिक तरीका है। वंशावली भी? हाँ, क्योंकि उन रिकॉर्ड्स में तत्कालीन समय के हिसाब से नाम और पदवियां दर्ज होती थीं, जैसे फलाने ब्राह्मण या लंबरदार। लंबरदार, ये क्या पदवी थी? लंबरदार दरअसल गांव का वो प्रभावशाली व्यक्ति होता था जो अंग्रेजों की तरफ से पूरे गांव का लगान इकट्ठा करके राजकोष में जमा करता था। अच्छा, एक तरह से गांव का मुखिया या टैक्स कलेक्टर। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। इन नामों और पदवियों से आज का कोई भी व्यक्ति
अपनी पीढ़ियों की कड़ियां जोड़कर न्यायालय में अपना खून का रिश्ता और कानूनी अधिकार स्पष्ट कर सकता है। और मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि उस बंटवारे के बस्ते में सिर्फ जमीन के नंबर नहीं होते, उसमें एक दस्तावेज वाजिबुल अर्ज का भी जिक्र है। वाजिबुल अर्ज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये क्या होता था? वाजिबुल अर्ज महज जमीन का रिकॉर्ड नहीं था, वो उस गांव का पूरा प्रशासन और रीति रिवाज का मैनुअल था। रीति रिवाज का मैनुअल मतलब उसमें क्या लिखा होता था? जैसे गांव में कुएं का पानी कौन इस्तेमाल करेगा, बारात किस रास्ते से जाएगी, शमशान या कब्रिस्तान की जमीन कहाँ होगी, ये सब उसमें दर्ज होता था। दस्तावेजों में पुरानी गलियों, मकानों के दरवाजों की दिशा और चौहद्दी का इतना स्पष्ट उल्लेख होता है कि आज भी वो बहुत प्रासंगिक हैं। ये सब सुन के लगता है कि वो व्यवस्था अपने आप में कितनी परिपूर्ण थी। बिल्कुल थी। लेकिन अब अगर हम 1870 के उस लट्ठे, लोहे की जंजीर और उर्दू के बस्तों से छलांग लगाकर सीधे आज के वर्तमान समय में आए, तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव आ रहा है। क्योंकि आबादी की जमीन पर जो हमेशा से सिर्फ कब्जा आधारित प्रणाली चलती आ रही थी, वो अब एक बिल्कुल नए तकनीकी दौर में प्रवेश कर रही है। अब तो जाहिर है बांस के लट्ठों से जमीन नहीं नापी जा रही है। सही कहा आपने। इतिहास और वर्तमान एक बहुत ही दिलचस्प मुहाने पर खड़े हैं। आज हम जिस आधुनिक युग में हैं, वहां भारत सरकार की स्वामित्व योजना जमीन के रिकॉर्ड रखने के तरीके में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। स्वामित्व योजना मतलब जहां 1870 में हाथ में लट्ठा और जंजीर लेकर जमीन नापी जाती थी, अब वहां आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं। बिल्कुल। स्वामित्व योजना के तहत अब पूरे भारत के गांव में ड्रोन सर्वे के आधार पर आबादी क्षेत्र का डिजिटल नक्शा बन रहा है। ये ड्रोन मिलीमीटर की सटीकता के साथ हर घर, हर गली को मैप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस ड्रोन सर्वे के आधार पर वर्तमान कब्जेदार या मालिक को एक प्रॉपर्टी कार्ड, जिसे कई राज्यों में घरौनी भी कहा जाता है, जारी किया जा रहा है। घरौनी? ये तो बहुत ही शानदार पहल है। हाँ, ये एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। ये पुरानी अस्पष्ट कब्जा आधारित प्रणाली को पूरी तरह से एक ठोस कानूनी दस्तावेज में बदल रहा है। तो अब किसी को तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? नहीं, अब कोई भी व्यक्ति swamittv.nic.in पोर्टल पर जाकर अपने गांव का सर्वे चेक कर सकता है और अपना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम 1870 में अंग्रेजों ने कागज, रंग और बांस के जरिए किया था, ठीक वही काम आज ड्रोन, जीपीएस और डिजिटल तकनीक के जरिए फिर से किया जा रहा है। बिल्कुल। बस तकनीक बदल गई है, लेकिन मकसद वही है, स्पष्टता और अधिकार। हाँ, और इस बदलाव का महत्व बहुत गहरा है। आबादी, जमीन पर पक्का मालिकाना हक कई राज्यों में अभी भी पूरी तरह से विकसित हो रहा है। स्वामित्व योजना से पहले अगर दो पड़ोसियों के बीच 1 इंच जमीन का भी विवाद होता था ना, तो वही पुराने बंटवारे के बस्ते, पुरानी खतौनी और शजरा नक्शे ही एकमात्र सहारा होते थे। हाँ, जिनके बारे में हमने अभी बात की। बिल्कुल। लेकिन अब ये ड्रोन सर्वे एक नया, आधुनिक और बेहद सटीक रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, जो भविष्य के विवादों को जड़ से खत्म करने का मादा रखता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह रखकर देखें, तो ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे हमने शुरुआत की थी एक आम धारणा को तोड़ने से। हाँ, वो भ्रांति कि आबादी जमीन के कोई कागज नहीं होते। बिल्कुल, ये सोचना कि आवासीय या आबादी जमीन के कागज नहीं होते पूरी तरह से गलत है। और हमने ये भी देखा कि 1870 के उस महत्वाकांक्षी सर्वेक्षण से लेकर कलकत्ता और जिला अभिलेखागारों में सहेज कर रखे गए बंटवारे के बस्तों तक इतिहास को कितनी बारीकी से दर्ज किया गया है। लट्ठा और जरीब से की गई वो नापतौल, रंगीन मुहाल वाले वो पुराने नक्शे, 4 रुपए की टिकट लगाकर उर्दू अनुवादक के साथ की गई वो खोजबीन, और फिर उस 150 साल पुराने रिकॉर्ड का आज के आधुनिक न्यायालयों में अनुवाद के बाद एक पुख्ता सबूत बन जाना, ये पूरी यात्रा किसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। और अब आधुनिक दौर में हम स्वामित्व योजना के तहत आसमान में उड़ते ड्रोन और डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड्स के युग में आ गए हैं। ये सब एक ही बात साबित करता है कि जमीन का कोई भी टुकड़ा, चाहे वो किसी भी दूरदराज के गांव में हो या कितना भी पुराना क्यों ना हो, बिना किसी इतिहास या रिकॉर्ड के नहीं होता। सही बात है, बस इंसान को उसे खोजने का सही रास्ता और तरीका पता होना चाहिए। एकदम सटीक बात। तो आज के इस गहराई से की गई पड़ताल को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हम सभी के लिए सोचने का विषय है। वो क्या है? देखिए,
अगर 1870 में लट्ठे और लोहे की जंजीर से किए गए एक मानवीय और मैनुअल सर्वेक्षण ने आने वाली 10 से 12 पीढ़ियों के लिए मालिकाना हक, वंशावली और पारिवारिक इतिहास तय कर दिया, तो आज स्वामित्व योजना के तहत जो ड्रोन हमारे घरों के ऊपर से गुजरकर मिलीमीटर की सटीकता से डिजिटल मैप बना रहे हैं, वे आज से 150 साल बाद की पीढ़ियों के लिए कैसे सामाजिक और पारिवारिक सच गढ़ेंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या ये अत्यधिक तकनीकी सटीकता भविष्य में जमीन के विवादों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, या फिर उन पुराने बंटवारे के बस्तों में छिपी मानवीय कहानियों, पुराने झगड़ों, पड़ोसियों के रिश्तों और मोहल्लों के पुराने नामों को हमेशा के लिए एक ठंडे बेजान डिजिटल डेटा में बदल देगी? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये हम सबको सोचना चाहिए। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।